कहानी की शुरुआत होती है और हम सैरा मॉर्टन को देखते हैं। मेट्रो से सफर करते हुए एक औरत सैरा को पहचान लेती है। सैरा एक नॉवलिस्ट है। वो औरत खुद को उसकी फैन बताती है, पर सैरा शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, उस औरत से झूठ बोलकर अगले स्टॉप पर उतर जाती है। आगे हम जॉन को देखते हैं। सैरा का मायूस चेहरा देखकर जॉन उसके परेशान होने की वजह पूछता है, पर बिना कुछ कहे सैरा चुप्पी साधे रखती है। दरअसल सैरा क्राइम थ्रिलर जैसे कमाल के नॉवेल्स के लिए जानी जाती है। वो अपने डॉर्वेल सीरीज को कंटिन्यू करना चाहती है, पर लंबे समय से काम करने के कारण उसका दिमाग थक चुका है। वो आगे की प्लॉटिंग डिसाइड नहीं कर पा रही है। जॉन उसके प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेता है। फ्रांस में जॉन का एक घर है। वो सैरा को कुछ दिन की छुट्टी लेकर वहां समय बिताने की सलाह देता है, ताकि खुली आबो हवा में उसका दिमाग शांत हो जाए और शायद नॉवेल को कंटिन्यू करने का जज्बा मिल जाए। जॉन की बात मानकर सैरा फ्रांस रवाना हो जाती है। घर का नौकर मार्शल सैरा को घर के बारे में सब कुछ समझाकर चला जाता है। सैरा भी कपड़े बदलकर घूमने के लिए बाहर निकल जाती है, जहां उसकी मुलाकात फ्रैंक नाम के एक आदमी से होती है। रात में खाना खाकर सैरा लिखना शुरू करती है। शांत माहौल और सुहाने मौसम से सैरा की परेशानी घटने लगी है। वो काम में मन लगाने लगी है। ये सारी बातें वो फोन पर जॉन को बताती है। स्वभाव में आया बदलाव और सैरा की उत्साहित आवाज सुनकर जॉन बहुत खुश होता है। अगली रात सोते वक्त सैरा को किसी की आहट सुनाई देती है। इतने बड़े घर में वो अकेली है, कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए चुपके से आवाज की ओर बढ़ती है। करीब पहुंचकर सैरा पाती है जो आहट आई वो एक लड़की की थी। वो कौन है और चोरों की तरह घर में क्यों घुसी? सैरा के पूछने पर वो लड़की अपना नाम जूली और खुद को जॉन की बेटी बताती है। सैरा फोन करके जॉन से जूली के बारे में पूछना चाहती है कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही, लेकिन किसी कारणवश बात हो नहीं पाती है। जूली के अचानक आ जाने से सैरा की शांति भंग हो चुकी है। जूली के एक्टिविटीज से सैरा का ध्यान बंटने लगा है। वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही है। उसकी नजर हर वक्त जूली पर टिकी होती है। तभी जूली खुद सामने से आकर सैरा से बातें करती है। जूली मॉडर्न जमाने की आजाद ख्यालात की लड़की है। वो बिना कपड़े पहने सैरा के सामने आकर बैठ जाती है और इधर उधर की बातें करने लगती है। वैसे सैरा भी उसे मुस्कुराकर ही जवाब देती है, पर जूली का यूं अधनंगे बिना कपड़ों के रहना सैरा को रास नहीं आता है। सैरा एक शांति पसंद इंसान है। लिखने के लिए उसे साफ और शांत माहौल चाहिए, लेकिन जूली सैरा के बिल्कुल उलट है। वो जोर जोर से बातें करती है, लाउड म्यूजिक सुनती है और धमाल चौकड़ी मचाती है, जिस कारण शांति भंग हो जाती है और सैरा लिखने में असमर्थ हो जाती है। आगे हम जूली को फोन पर अपने डैड जॉन से बातें करते हुए पाते हैं। उसकी बेफिक्री और अशांत हरकतों के कारण सैरा अपना काम नहीं कर पा रही है। ये बोलकर उसके डैड फोन पर ही उसे चार खरी खोटी सुनाते हैं। जूली तो सिर्फ दोस्ती करना चाहती थी और सैरा ने डैड से झूठ मूठ की शिकायत की। इस बात पर जूली और सैरा के बीच मनमुटाव पैदा हो जाता है। जूली के फोन छोड़ते ही सैरा जॉन से बात करना चाहती है, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब आता ही नहीं है। शायद कट गया हो ये सोचकर सैरा दोबारा फोन लगाती है, तो जॉन कहीं बाहर चले गए हैं। रिसेप्शनिस्ट के जरिए पता लगता है। जॉन जैसे ही आए उसे फोन करे, ये मैसेज देकर सैरा फोन रख देती है। जॉन से डांट खाने के बाद जूली जिद पर आ जाती है। वो अब जानबूझकर सैरा को और भी ज्यादा परेशान करती है। वो हर रोज नए नए लड़कों को घर पर बुलाकर संभोग करती है, उनके साथ सोती है। जूली बेहुदगी में इतनी आगे बढ़ जाती है कि जब कोई नहीं मिलता है तो सैरा को सताने के लिए जूली अपने बाप की उम्र के बराबर आदमी के साथ रंगलियां मनाती है। सैरा हर वक्त जूली पर नजरें कड़ाए रखती है, उसे गुस्साई निगाहों से घूरती है, या फिर शायद जूली के सुंदर शरीर को देखकर उससे जलती है। यह सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहता है। तभी अचानक एक रोज जूली की एक्टिविटीज देखकर सैरा को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो डॉर्वेल सीरीज को छोड़कर जूली के बारे में लिखना शुरू करती है। चोरों की तरह उसके कमरे में घुसकर चीजें खंगालती है। तभी उसके हाथ जूली की वो डायरी लगती है जिसमें उसके माँ के बारे में लिखी होती है। सैरा कुछ हद तक लिखने के बाद थम जाती है। उसके पास जानकारी की कमी है। वो कब तक चोरी चुपके से जानकारियां इकट्ठा करेगी? जूली एक अड़ियल और जिद्दी लड़की है, आसानी से मानेगी नहीं। इसलिए सैरा फुसलाकर जूली से दोस्ती करने की कोशिश करती है और धीरे धीरे जूली को मना लेती है। पहले तो जूली सैरा की ज्यादातर बातों को इग्नोर करती थी, पर धीरे धीरे वो भी सैरा को पसंद करने लगती है और उसके साथ अपनी बातें शेयर करने लगती है। लेकिन सैरा के अचानक बदलते व्यवहार से जूली के दिमाग में हलचल होती है। उसे दाल में कुछ तो काला लगता है, इसलिए चोरी चुपके वो भी कमरे में घुसकर सैरा की चीजें खंगालती है। तभी उसके हाथ वो फाइल लग जाती है जिसमें जूली की
पूरी जिंदगी छपी थी। अपने स्वार्थ के लिए सैरा ने जूली के जज्बात का फायदा उठाया। इस बात पर जूली को दुख और गुस्सा दोनों आता है। इस बीच सैरा फ्रैंक से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है और इस बात का पता जूली को लग जाता है। सैरा को सबक सिखाने के लिए जूली इस बार फ्रैंक को घर ले आती है। उसके साथ सैरा के सामने ही अश्लील हरकतें करती है। सैरा फ्रैंक को पसंद करती है, जूली ये बात जानती है, इसलिए उसे जलाने के लिए फ्रैंक के साथ स्विमिंग पूल में तैरते हुए जूली अपनी हवस मिटाती है। फ्रैंक के दिल में भी सैरा के लिए प्यार है। उसे बुरा न लगे ये सोचकर फ्रैंक बीच में ही जूली को छोड़कर जाने लगता है। फ्रैंक का इस तरह जाना जूली के गुस्से को भड़का देता है। वो फ्रैंक को रोकने के लिए उसके साथ हाथापाई करने लगती है और इस झड़प में फ्रैंक भी गुस्से में आकर जूली को जोर का धक्का दे देता है। अगली सुबह सैरा रेस्टोरेंट पहुंचती है, लेकिन फ्रैंक के न आने के कारण रेस्टोरेंट बंद होता है। पूछताछ करने पर सैरा को कोई खास जानकारी मिलती नहीं है। घर लौटने पर उसे पूल के सतह पर जमा हुआ खून दिखता है। जूली से पूछते ही वो घबरा कर भाग जाती है। थोड़ी छानबीन और करने पर उसे फ्रैंक के आधे जले मोजे मिलते हैं। सैरा अब थोड़ी डर सी गई है। वो ढूंढते हुए फ्रैंक को उसके घर पहुंचती है, लेकिन फ्रैंक वहां भी नहीं मिलता है। इसके बाद सैरा मार्शल के घर जाती है। मार्शल तो नहीं, उसकी बेटी मिलती है। जूली के बारे में पूछते ही मार्शल की बेटी अच्छी बातें करती है, लेकिन जूली के माँ का जिक्र होते ही मार्शल की बेटी वो मर चुकी है बोलकर एकदम से घबरा कर दरवाजा बंद कर देती है। ये सारी बातें सैरा जॉन को बताना चाहती है, लेकिन उसकी बात हो ही नहीं पाती है। उस घर में वापस जाने के अलावा सैरा के पास दूसरा कोई चुनाव नहीं था। जूली उसे कोई नुकसान न पहुंचाए ये सोचकर सैरा अपने बचाव के लिए जेब में छुरी छिपा कर रख लेती है। करीब पहुंचते ही जूली माँ माँ चिल्लाते हुए सैरा से लिपट जाती है और फिर होश खोकर जमीन पर बिन पानी के मछली जैसी तड़पने लगती है। जूली की ऐसी हालत देखकर सैरा का मन बदल जाता है। उसके होश में आने पर सैरा बहुत समझा बुझाकर फ्रैंक के बारे में पूछती है। जब दूसरा कोई रास्ता नहीं सूझता है तो जूली सच बता देती है। उस रोज हाथापाई में एक भारी भरकम पत्थर से जूली ने फ्रैंक के सर पर मारकर उसकी हत्या कर दी। फ्रैंक की लाश देखकर सैरा के होश उड़ जाते हैं। जूली ने जो किया नासमझी में किया, इसलिए सैरा जूली को बचाकर उसे बदलने का एक मौका देना चाहती है। फ्रैंक के लाश को दफनाकर दोनों अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट जाती है। तभी घास काटते हुए मार्शल उसी जगह रुक जाता है जहां फ्रैंक की लाश दबी हुई थी। मार्शल इस बारे में किसी को बता न दे, ये सोचकर सैरा अपनी इज्जत नीलाम कर देती है। मार्शल के साथ सोकर जूली को बचाने की कीमत अदा करती है। जूली को नई नौकरी मिल गई है। सैरा ने जिस तरह उसकी मदद की उसके लिए जूली सैरा का दिल से धन्यवाद करती है और चली जाती है। लेकिन जाने से पहले जूली सैरा को एक किताब दे जाती है जो उसकी माँ ने लिखी थी, जिसे छापने से जॉन ने मना कर दिया था। जूली के माँ की लिखी हुई नॉवल सैरा को बहुत पसंद आती है। वो इंग्लैंड लौटकर जॉन से उस नॉवल को छापने के लिए कहती है, लेकिन जॉन बहाने बनाता है। सैरा को पहले ही पता था कि जॉन नहीं मानेगा, क्योंकि उसने उस नॉवल को पहचान लिया था। इसलिए सैरा पहले ही दूसरे पब्लिशर से मिलकर उस नॉवल को छपवा लेती है। ऑफिस से निकलते हुए जब सैरा बाहर जाती है तो पाती है कि जूली अपने डैड से मिलने आई है। सैरा साफ देख पाती है कि ये जूली उस जूली से बिल्कुल अलग है जो फ्रांस में मिली थी। फिर वो जूली कौन थी? सैरा समझ जाती है कि वो जूली नहीं, उसकी माँ थी, यानी जॉन की पत्नी, जो अपने अधूरे सपने उस नॉवल को साकार करने के लिए जूली बनकर उसकी जिंदगी में आई और सैरा की मदद से उसे मुक्ति मिल गई। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो गया।